गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। और हमारी जो करंट अफेयर्स की इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है डेली इनसाइट सीरीज़ फॉर द करंट अफेयर्स, तो उसमें आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है इंडिया एंड द G7। राइट। तो आज हम इसमें जानेंगे कि ये G7 ग्रुपिंग क्या है, क्यों ये न्यूज़ में थी, इंडिया का क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका इंडिया के लिए, और क्या एसोसिएटेड इसके चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं। राइट। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, दैट इज इंडिया एंड द G7। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों था। तो G7 आपकी एक समिट, एनुअल समिट होती है 7 नेशंस की, जिसमें और भी नेशंस को स्पेशल इनवाइटीज के तौर पे बुलाया जाता है। तो इट इज़ एन एनुअल समिट, और इस बार की जो ये एनुअल समिट है ये जर्मनी में बेवेरिया जो आपके एल्प्स हैं वहाँ पे एल्मो में इस समिट को इस बार रखा गया। तो वहाँ पे 26 से 28 जून 2022 को ये समिट हुई है, जिसमें हमारे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को भी इनवाइट किया गया, स्पेशल इनवाइटी द 48th सेशन। तो ये 48th सेशन था इसका, और जर्मनी जो है इससे पहले भी एक बार इसी सेम जगह पे इस सेशन को इस समिट को होस्ट कर चुका है बेवेरियन एल्प्स में, एल्मो में। राइट। तो इस वजह से जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ था हमारा न्यूज़ में। अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड की कि आखिर ये G7 है क्या। राइट। तो G7 जो है इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। 7 कंट्रीज का ये ग्रुप है जो ओरिजिनली बना था 1975 में, लेकिन 1975 में ये 6 कंट्रीज का ग्रुप था, दैट इज यूर यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके एंड इटली। लेकिन 1976 में इसको एक और कंट्री ने ज्वाइन किया जिसका नाम है कनाडा, जिससे ये G7 ग्रुप बना। तो G7 कंट्रीज में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो है कौन कौन नेशंस हैं। राइट। अगेन यूएस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली एंड कनाडा। तो ये एनुअली मीट करते हैं, और यही जो इनकी एनुअल मीटिंग है, जो समिट है, इस बार सेशन था जर्मनी में। राइट। रशिया भी इसका पार्ट था फ्रॉम 1998 टू 2014। राइट। तो रशिया भी इसका पार्ट था, तब इसको G8 ग्रुपिंग बोला जाता था। लेकिन 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन के जो एक नीचे आइलैंड है उसका क्रीमिया, इसको अटैक कर दिया। राइट। अटैक करने के बाद इन्वेजन कर दी क्रीमिया की, अपने सोल्जर्स भेज दिए। तो इसका विरोध करते हुए जो बाकी की 7 कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी इसकी, इन्होंने इस ग्रुपिंग में से रशिया को बाहर कर दिया आफ्टर 2014। तो अगेन ये एक G7 ग्रुपिंग जो है 7 कंट्रीज की ग्रुपिंग बन के रह गया। राइट। इनका कोई भी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन या हेडक्वार्टर नहीं है, एनुअल समिट है। जो भी कंट्री इन 7 कंट्रीज में से समिट को होस्ट करेगी वहीं पे ये मिलते हैं, और वहां पर मिलकर ये इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक जो भी मुद्दे हैं विश्व के, आपके वर्ल्ड के, उनसे रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। राइट। और भी जो आपके ग्लोबल या फिर इंटरनेशनल ऑर्डर की सिचुएशंस हैं रिलेटेड मेनली टू इकोनॉमिक्स, उन पे ये चर्चा करते हैं और कोई ना कोई एक्शन लेते हैं। और जो डिसीजंस हैं इस मीटिंग के, दे आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर। राइट। कि फोर्सिबल नहीं है कि आपको ये मानने ही पड़ेंगे, दे आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर। और इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज जो कि मैंने बताया उस पर डिस्कशन, चर्चा होती है। These countries make 10% of the world's population and 31% of the world's GDP. तो 10% population, 31% of global GDP and 21% of the total carbon emissions जो हैं इन कंट्रीज के हैं। राइट। तो ये था हमारा G7 का बैकग्राउंड। आपकी जो G20 ग्रुपिंग है जिसमें बाकी आपकी कंट्रीज भी आती हैं इंक्लूडिंग इंडिया, तो G7 इज ए पार्ट ऑफ दिस G20 ग्रुपिंग, जिसमें आपका रशिया भी है जो कि पहले G8 का पार्ट था, लेकिन मैंने बताया कि आफ्टर 2014 क्रीमियन इन्वेजन के बाद रशिया को बाहर कर दिया गया था इस ग्रुपिंग से। तो ये अगेन 7 कंट्रीज का G7 ग्रुपिंग रह गया। लेकिन एक्सटेंडेड ग्रुपिंग अगर G20 की बात करें तो उसमें आपका अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन कलेक्टिवली, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की। आपकी ये कंट्रीज हैं। यूपीएससी में प्रीवियस ईयर ये सवाल पूछा भी जा चुका है, और हो सकता है कि एचएस में या फिर G7 से रिलेटेड या G20 से रिलेटेड प्रॉबेबली इस सवाल को आपको पूछा जाए
कि G20 में और G7 में फ़र्क है कि कितनी कंट्रीज आपकी G20 में है, या फिर इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज अगर आपके ऑप्शंस में आ जाएं वो G20 या फिर G7 ग्रुपिंग का पार्ट है, राइट। दिस वाज द बैकग्राउंड। अब हम बात करते हैं इस बार जो आपकी 48th समिट हुई है जर्मनी में, उसकी हाइलाइट्स की। क्या इंपॉर्टेंट मुद्दे जिन पे चर्चा की गई, क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थी, क्या नए प्रपोजल्स थे उस मीट में। तो सबसे पहले था कि कलेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ $600 बिलियन बाय 2027 अंडर पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII। अगर मैं 47th समिट की बात करूं जो लास्ट ईयर हुई थी यूके में, वहां पे इन G7 ग्रुपिंग कंट्रीज ने बात की थी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के बारे में, ठीक है, B3W के बारे में, कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो उसी को रीलॉन्च किया है उन्होंने एक पार्टनरशिप के अंदर जिसका नाम है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ये एक नया तरह का इनिशिएटिव है जिससे आपकी जो डेवलपिंग या फिर इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसको पूरा किया जाएगा बाय द फंडिंग ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज के। जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, स्पेशली जो G7 कंट्रीज हैं, सबकी सब डेवलप्ड हैं, डेमोक्रेसीज हैं, तो ये फंडिंग करेंगी, पैसा देंगी ताकि आपकी जो डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वहाँ पे जो $40 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसको किसी तरीके से पूरा किया जाए, और ताकि ये इकोनॉमीज भी प्रगति की राह पर चलें, एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ चलें। तो उसके लिए ये पार्टनरशिप बनाई गई है फॉर बिल्डिंग बेटर वर्ल्ड बैक, राइट। नेक्स्ट इज लाइफ कैंपेन। लाइफ कैंपेन जो है हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पे इसके बारे में बोला है। लाइफ जो है हमारा के आपको जो आपकी लाइफ है बेसिकली रिलेटेड टू इकोलॉजी के, इस तरह की लाइफ जियो कि जिसमें आपकी इकोलॉजी को भी फायदा हो। तो एक तरह का नया लाइफस्टाइल मूवमेंट है, लाइफस्टाइल इनिशिएटिव है आपका ये लाइफ कैंपेन, जिसमें आपका ना जो लाइफस्टाइल है आप अपनी इकोलॉजी को बेटर बनाने के तरह पे कर सकते हो। तो एक लाइफ कैंपेन की बात करेगी। और जो थर्ड हाईलाइट है स्टैंड ऑन रशिया यूक्रेन क्राइसिस एंड नीड फॉर इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पॉपुलेशन ऑफ रिच एंड पुअर कंट्रीज। तो यहाँ पे भी हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है कि जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है इसका जल्द से जल्द कोई समाधान, कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए और इस वॉर को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस वॉर से जो एम्बार्गो लगा है, जो सैंक्शंस लगे हैं रशियन ऑयल पे, उस वजह से पूरे वर्ल्ड में ही तेल के जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और हमारे जैसी इकोनॉमी जहाँ पे 90% या 70 to 80% से अबव जो हमारा ऑयल है हम इंपोर्ट करते हैं रशिया या फिर इन गल्फ कंट्रीज से, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन उतनी नहीं है। तो हमारी कंट्रीज को, हमारी ऐसी कंट्रीज को जहाँ पे प्रोडक्शन कम है उनको इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ रहा है, एक बहुत ही बड़े इम्पोर्ट बिल का सामना करना पड़ रहा है। तो इस साइड के इसका जल्दी से वॉर निकलना चाहिए। और जो रिच एंड पुअर नेशंस हैं यहाँ पे एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन पे भी हमें ध्यान देना चाहिए कि क्यों हमें ही इन्फ्लेशन का जो है सिनेरियो देखना पड़ता है। तो जो इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए पूरे वर्ल्ड में, इसको भी वहाँ पे हाईलाइट किया गया, राइट। तो दीज वर सम इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स ऑफ योर G7 समिट। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ G7 फॉर इंडिया। अब हम बात करेंगे कि इंडिया के लिए हमारा जो G7 है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात तो है कि शेयर्ड वैल्यूज फ्रॉम अ होस्ट ऑफ थ्रेड्स के, क्योंकि ये कंट्रीज भी सारी की सारी डेवलप्ड और एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, तो इनकी भी चिंताएं जो हैं सेम है जो हमारे इंडिया की चिंताएं हैं, जैसे टेररिज्म, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, डिसइंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक कोअर्जन। तो सेम थ्रेट्स हैं। अगर हम सेम ग्रुप में इसमें रहें, मतलब इनके साथ एक कलेक्टिवली चलें, तो इनके जो थ्रेट्स हैं वही हमारे थ्रेट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा स्पेशली थ्रेट है आपका टेररिज्म एंड डिसइंफॉर्मेशन, राइट। तो इस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। अगर इकोनॉमिक फ्रंट पे ही चाहे सही और इस सब में हम काम करते हैं तो इसका जो फायदा है वो इंडिया जैसी कंट्रीज को, डेमोक्रेटिक कंट्रीज को भी होगा। दूसरी अगर बात करें तो कलेक्टिव एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज है उससे लड़ने के लिए भी जो आपके सेपरेट इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं कंट्रीज के, वो इतने कामगार नहीं होंगे अगर आप कलेक्टिवली अपने क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे इन इनिशिएटिव्स के थ्रू। तो
वो ज़्यादा कामगर चीज़ होगी, राइट। तो कलेक्टिव एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, जैसे पेरिस हमारा एक क्लाइमेट एग्रीमेंट है जिसमें हमारी कंट्री ने अपने कंट्रीब्यूशन टारगेट्स रखे हैं, हर कंट्री ने रखे हैं, लेकिन सभी कलेक्टिवली अगर काम करेंगे, जिसके बारे में भी चर्चा यहाँ पर की जाती है या की जा सकती है, इन मुद्दों को उठाया जा सकता है, तो अगेन एक बेटर हमारे लिए सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट इज बेटर एक्सेस टू क्लाइमेट फाइनेंस, राइट। जो हमारा ग्रीन क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज है उनसे रिलेटेड या क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जैसे आपका रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी बेटर एक्सेस के लिए अगेन सिग्निफिकेंस है इंडिया को। अगर हमारे यहाँ पे कि डेवलपिंग कंट्रीज को अगर कुछ प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं जो फाइनेंस कर सकती हैं ये कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज में प्रोजेक्ट्स लगा के, चाहे वो सोलर से रिलेटेड हो, विंड से रिलेटेड हो, राइट। तो एक रीन्यूएबल एनर्जी है तो उस फाइनेंस को अच्छे से एक्सेस कर सकता है इंडिया इन ग्रुपिंग्स के साथ। एंड लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू काउंटर चाइना, राइट। तो जैसे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो भी क्या कर रहा है, वो भी एशिया, यूरोप या फिर इन जो भी इन कॉन्टिनेंटल जो कंट्रीज हैं वहाँ पे अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उन कंट्रीज के बना रहा है ताकि उसकी आउटरीच बढ़े। तो उसमें इन कंट्रीज को भी नुकसान है और हमारे इंडिया को भी नुकसान है, इंडिया की इकोनॉमी को भी नुकसान है। तो अगेन टू काउंटर चाइना इट इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया ऑफ G7 कंट्रीज। लेकिन अब बात करते हैं फाइनली कुछ एसोसिएटेड चैलेंजेस के कि क्या चैलेंजेस भी हैं आपके G7 कंट्रीज के साथ, जिसमें सबसे पहला है क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। कि जरूरी नहीं है कि हम डेमोक्रेसीज हैं तो हमारी हर बात पे बनती होगी इन कंट्रीज के साथ, तो क्लैश भी है इंटरेस्ट के। जैसे सबसे पहला क्लैश जो बार बार आपने भी न्यूज में पढ़ा होगा, दैट इज डाटा लोकलाइजेशन। किसी भी बायोलेटरल ट्रीटी में या मल्टीलेटरल ट्रीटी में इंडिया एंटर नहीं कर पा रहा ड्यू टू डाटा लोकलाइजेशन, क्योंकि इंडिया ये बोलता है कि डिजिटल इकोनॉमी हम करने को तैयार है, लेकिन हमारे यहाँ का डाटा हमारे इंडिया के ही जो लोकल सर्वर्स हैं यहीं पे रहना चाहिए, वो बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो बाकी कंट्रीज की जो डिजिटल कंपनीज हैं वो इस चीज़ पे मानने को तैयार नहीं है, वो करेंगे डाटा बाहर भी जा सकता है। तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी हैं जो G7 आपके बड़े बड़े जितने भी टेक कंपनीज हैं, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, ये सब जो हैं, या और फिनटेक कंपनीज हैं, ज़्यादातर इन्हीं G7 डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो उनके साथ एक बहुत बड़ा इशू हमारा डाटा लोकलाइजेशन का चला हुआ। ऐसे ही और भी WTO हो गया, सब्सिडीज का केस हो गया, इन सब में भी हमारे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है इनके साथ। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है G7 के साथ हमारा। नेक्स्ट इज इंटरनल टसल विद G7। अगेन इन कंट्रीज की आपस में भी नहीं बनती कई बार मुद्दों पे, तो ये भी है, तो उसमें हमें समझ नहीं आता कि हम किधर को अलाइन करें। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर हम देखें तो वो है ईरान इशू, जहाँ पे P5+1 कंट्रीज ने ईरान के साथ एग्रीमेंट किया था, जिसमें से यूएस ने अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन यूनिलेटरली बाहर आ गया, ये बोल के कि जो ईरान है वो एनरिचमेंट कर रहा है यूरेनियम की और कल को हो सकता है ये बॉम्ब भी बना दे। अगेन तो इंटरनल टसल है, कुछ कंट्रीज बोल रही हैं कि नहीं जी वो ऐसा नहीं कर रहे थे, आपने गलत किया, यूएस बोल रहा था कि आपने नहीं वो कर रहे थे, तो ये टसल इनके अंदर चल रही है। और उस टाइम पे हमारे इंडिया के लिए भी एक पर्टिकुलर स्टैंड लेना मुश्किल हो जाता है, ये भी एक एसोसिएटेड चैलेंज है। नेक्स्ट इज इमर्जिंग न्यू कोल्ड वॉर्स, नॉट वॉर्स। वॉर्स क्यों? एक तो कोल्ड वॉर वही जो रशिया के साथ, क्योंकि रशिया इस ग्रुपिंग से बाहर है, तो इस केस में अगर इंडिया जाता है क्योंकि रशिया के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, तो इस चलते इस कोल्ड वॉर के बढ़ने से हो सकता है कि हमारे रशिया के रिलेशंस के साथ थोड़ी सी खटास आ सकती है उन रिलेशंस में। और दूसरा वॉर्स इसलिए मेंशन लिखा गया क्योंकि एक नया कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है यूएस और चाइना के बीच में। तो अब इंडिया की स्ट्रैटेजिक जितनी हमारा बॉर्डर लगता है चाइना के साथ, हमारी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं, उसके साथ हमारे बॉर्डर क्लैशेस चलते भी रहते हैं। तो अगर हम इस ग्रुपिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, इंटरफेयर करेंगे जो कि चाइना इसका पार्ट नहीं है, तो हो सकता है कि यूएस चाइना के कोल्ड वॉर में इंडिया को भी भुगतना पड़े, चाहे वो इकोनॉमिक बेसिस पे हो, चाहे वो बॉर्डर क्लैशेस के बेसिस पे हो, राइट। तो दिस इज अगेन एन अनदर एसोसिएटेड चैलेंज ऑफ दिस G7 ग्रुपिंग। तो आई होप आपको ये G7 जो है अच्छे से समझ आया होगा, इंडिया के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इस ग्रुपिंग्स में कौन से मेंबर्स हैं, G20 में कौन से मेंबर्स हैं। किसी भी तरह का सवाल आपको आ सकता है, मेंस में भी आपको पूछे जा सकते हैं ये सब चीज़ें। तो एसोसिएटेड चैलेंजेस भी, सिग्निफिकेंस भी, इस ग्रुप का बैकग्राउंड भी, और इंडिया के साथ इसका किस तरह का रिलेशन है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, अगेन स्पेशल इन्वाइटी था, राइट। तो फॉर मोर सच अपडेट्स कीप फॉलोइंग, थैंक यू वेरी मच।